तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज की जो सीरीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की एनसीएफ 2005 है। क्या है? एनसीएफ 2005 और एनसीईआरटी की है। जबकि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि पहली बात तो आपको ये भी पता होगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश से सीटेट पास करना बेहद आसान है। लेकिन सीटेट को पास करने के लिए एक रणनीति के तहत हम लोग को पढ़ना पड़ता है, और वो रणनीति में एनसीएफ 2005 सबसे मुख्य बिंदु आता है। क्योंकि एनसीएफ 2005 से अगर हम सीटेट चाहे प्राइमरी या अपर प्राइमरी की बात करें तो 30 से 35 प्रश्न प्रतिवर्ष हूबहू प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। तो जब आपको ये पता है, हमें पता है कि प्रतिवर्ष 30 से 35 प्रश्न एक ही जगह से आते हैं, वो भी एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी पैटर्न पे, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स उसके लिए बेहतर है, तो फिर क्यों ना हम उस नोट्स की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 दिया था, अब हम लोग वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे, और ये अध्याय 1 के अंतर्गत आता है, जिसे हम परिप्रेक्ष्य के रूप में कहा जाता है। मैंने एनसीईआरटी 2005 का पहले तो क्या लक्ष्य रखा जाए, क्या उद्देश्य रखा जाए, वो क्या कहना चाहता है, इन बातों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पेड क्लास के लिए, जो पेड क्लास के मेंबर उनको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ पेड क्लास के जितने मेंबर उनको एनसीईआरटी पैटर्न पर ये नोट्स भी प्राप्त हो चुका होगा। इस नोट्स को प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। फिलहाल भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो महत्वपूर्ण चीज़ें स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ऑफलाइन घर पे नोट्स मंगाया होगा उनको भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए एक एक करके हम तथ्यों को पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी व्याख्या भी हम आपके बीच करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली की क्या उपलब्धि रही। यदि हम इस ओर ध्यान दें तो संभवतः हमें कुछ संतोषजनक आंकड़े मिलेंगे। मतलब ये देखा जाए कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में उपलब्धियाँ क्या रही, तो हमें सीधी सी बात है संतोषजनक आंकड़े मिलेंगे। आज हमारे देश में तकरीबन 10 लाख स्कूलों में लगभग 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82% रिहायशी इलाकों में 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राथमिक और 75% रिहायशी इलाकों में 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक पाठशाला। यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिला? पहला पॉइंट मिला 10 लाख स्कूल में कितने 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम कितने कर रहे हैं? लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं, जिसमें 82% रिहायशी इलाकों में 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन यहाँ तक मिली। फिर 75% रिहायशी इलाकों में 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक पाठशाला है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों से कम 50% बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन रुझानों के बावजूद भारत में 37% लोगों ने साक्षरता कौशल का अभाव है। एकदम स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे दिख गया पूरा आंकड़ा जो एनसीईआरटी 2005 का एनसीईआरटी सीरीज है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर जो है 53% है, और लगभग 75% से भी अधिक ग्रामीण स्कूल बहुश्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगी उसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वैसे आपके पास नोट से केवल ईयरफोन लगाकर वीडियो को आराम से सुनते चलिएगा, सीटेट हवा की तरफ पार होगा। हम आगे तथ्य की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी शॉर्ट चाहे तो कर लें। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 का जो पुनरावलोकन हुआ, मतलब पहले 2000 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2000 आई, उसका पहले बार पुनरावलोकन किया गया। पूरा पुनरावलोकन करने के बाद विशेष रूप से बच्चों पर पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या को संबोधित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। माने बच्चों में जो बस्ते का बोझ है उसे कम करने के लिए, उसे दूर करने को उद्देश्य से किया गया। पाठ्यपुस्तकों की जो आकार प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। आप देखे होंगे पाठ्यपुस्तक की जो आकार है प्रतिवर्ष दर बढ़ते चले जा रहा है। नए विषयों को समाहित करने का दबाव बढ़ रहा है, नए विषयों को भी मिलाया जाए इसका भी दबाव बढ़ रहा है, और जानकारी को संश्लेषित कर उससे समग्रता में देखने का प्रयास कमज़ोर होता जा रहा है। शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन ने पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक की जो रूपरेखा में विशेष परिवर्तन लाने की सिफारिश की, और इस बात की भी सिफारिश की कि इस समाज की इस मानसिकता में बदलाव आना चाहिए जो बच्चों पर उग्र रूप से प्रतिस्पर्धी बनने व असामान्य योग्यता दर्शाने के लिए दबाव डालती है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन ने जो पाठ्यक्रम था, जो पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा में विशेष परिवर्तन लाने की सिफारिश की, इस बात की भी सिफारिश की कि समाज की इस मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, बच्चों पर उग्र रूप से प्रतिस्पर्धी बनने व असामान्य योग्यता
दर्शाने के लिए दबाव डालती है। इसलिए यहाँ तक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये हुबहू लाइन परीक्षा में पूछा जा चुका है सीटेट के। अब पश्चानुलोकन क्या है, ये पूर्वावलोकन कर लिया, अब पीछे जाके इसका अवलोकन करते हैं। जब हम पीछे चलकर इसका अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि महात्मा गांधी ने, महत्वपूर्ण लाइन है, महात्मा गांधी ने शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जो सामाजिक व्यवस्था से व्याप्त अन्याय, हिंसा, असमानता के प्रति राष्ट्र की अंतरात्मा को जगा सके। गांधी जी ने सुझाया था कि बच्चों को रूपांतरित होने के सामाजिक परिदृश्य का एक अंग बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण, जिसमें मातृभाषा एवं कार्य भी आते हैं, का एक साधन है के रूप में उपयोग किया जाए। यह लाइन सीटेट का पूछा, अगर आपने सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर एक बार आपने देखा होगा तो आप सीडीपी में भी इसे पाए होंगे, इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी पाए होंगे और लैंग्वेज शिक्षण में भी पाए होंगे। माने कई बार ये पूछा गया है, ये किसका कथन है। माने महात्मा गांधी ने मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए बल दिया है। उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि बच्चों आसपास के पर्यावरण, जिसमें मातृभाषा और कार्य भी आते हैं, का एक साधन के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये मत समझिएगा, थोड़ा बोरियत लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 30 से 35 अंकों का सवाल है, तो बोरियत तो लगना है, लेकिन सिलेक्शन भी लेना है। तो हमारा और आपका टारगेट केवल सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म को चुना है। ऐसे आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपने एकमात्र प्लेटफॉर्म केवल सिलेक्शन के लिए चुना है, जो जौनपुर जनपद की राज्य हिंद की धरती से पूरे प्रदेश में क्लासेस चल रही हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश की। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से चाहे तो आप कोई चीज़ें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग को और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्या, वर्ष 1976 में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को, किसको, राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा संबंधी सभी निर्णय लेने का अधिकार था। इसके अंतर्गत इसके अधिकार क्षेत्र को पाठ्यचर्या भी आती थी, इसके अधिकार क्षेत्र में पाठ्यचर्या भी आती थी। केंद्र केवल नीतिगत मुद्दों पर ही राज्यों का मार्गदर्शन पर कर सकता था। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इन परिस्थितियों में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, और एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1975 में पाठ्यचर्या रूपरेखा की रचना की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, चाहे तो आप इसे नोट डाउन करके रखें। फिर 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा के उत्तरदायित्व को समवर्ती सूची में लाया गया। माने जो राज्य सूची का विषय था, अब उसे समवर्ती सूची में लाया गया। कब? 1976 में संविधान संशोधन किया गया और सूची में पहली बार 1986 में शिक्षा पर पूरे देश की एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। फिर इसके बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूरे देश में आई। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने सिफारिश की कि पूरे देश की स्कूली पाठ्यचर्या के मूल में एक सर्वसामान्य कॉमन कोर तत्व हों। वर्ष 1975 के बाद पाठ्यचर्या संबंधित कार्यों को जारी रखते हुए और अपनी गतिविधियों को एक भाग के रूप में वर्ष 1984 में पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा तैयार की गई। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से हूबहू लाइन सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। चाहे आप ईवीएस की बात करें, चाहे सीडीपी की बात करें, मैथ की, चाहे लैंग्वेज, कई बार इनको घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो एक लाइन तो तैयार हो गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। पहले राज्य सूची का विषय था, उसके बाद लाने के बाद सबसे पहले देश की 1986 की शिक्षा नीति आई। अभी हाल ही में देखा होगा आपने 2020 की भी शिक्षा नीति आ चुकी है, ठीक है, जिसमें तमाम तरह के यूट्यूब पर अफवाह भी फैला रहे थे। अब तो कुछ हद तक शांत हुए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले टॉपिक की तरफ। यहां से चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, स्क्रीनशॉट का कोई मतलब नहीं है। फिर भी क्योंकि अगर आप पेड क्लास के मेंबर होंगे तो आपके लिए पूरा चीज़ें उपलब्ध होंगी। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इस गतिविधि का उद्देश्य पूरे देश में गुणवत्ता के स्तर पर स्कूली शिक्षा को तुलनीय अर्थात समान बनाना था। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैंने सीधी सी बात है कि पूरे देश में बिना बोझ के बच्चों को सिखाना था। इनसे अब 2005 बार सिखाने पे बल देता, रटने पर बल नहीं देता। आगे बढ़ते हम। आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मोबाइल नंबर नीचे गलत हो गया है। ऑनलाइन क्लास के नोट्स के लिए जो मोबाइल नंबर है 6306344367 है, नीचे 66 हो गया, गलती से आप इसे सुधार कर लीजिएगा।
और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर लिंक से नहीं जुड़ेंगे दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे आप होंगे। अब हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए खासे महत्वपूर्ण होने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की इन सिफारिशों के बावजूद विभिन्न अवस्थाओं में पोषित व विकसित की जाने वाली दक्षताओं व मूल्यों की पहचान की जाए। स्कूली शिक्षा उन परीक्षाओं द्वारा और अधिक परिचालित होती चली गई जो महज जानकारी से भरी हैं, पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होती हैं। वर्ष 2000 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के बाद भी पाठ्यचर्या की रूपरेखा मुद्दे हल नहीं हुए। जो पाठ्यचर्या की जो मेन मुद्दे थे वह भी हल नहीं हुए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को प्रायः गलत समझा गया। यह एक रूपता लाने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज है, यह एक रूपता लाने के लिए एक दस्तावेज है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, एनपीई 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992 में स्पष्ट किया, इसके उद्देश्य ठीक विपरीत था। एनपीई, ठीक है, तो एनपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पहले ही पता होगा, ठीक है। और पीओए ने 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को का सार्वभौमिक नामांकन तथा सार्वभौमिक रूप से उन्हें स्कूलों को टिकाए रखने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केंद्रित, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा है, बाल केंद्रित उपागम विचार प्रस्तुत किया था। मैंने बाल केंद्रित उपागम के लिए सबसे पहले कहाँ पर, यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सबसे पहले इस दस्तावेज पर बात किया गया। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित, तो मैंने आपको पहले बताया थोड़ी सी बोरिंग बेशक होगा, लेकिन यहीं से आपको सिलेक्शन मिला है। एक केवीएस की अगर आप तैयारी करें तो केवीएस में भी ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी 2005, चाहे केवीएस सीटेट दोनों के लिए रामबाण है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप जरूर कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, वहाँ पर भी एनसीईआरटी 2005 सिलेबस में है, इसलिए मैं इसको पूरी विधिवत तरीके से व्याख्या कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मार्गदर्शक सिद्धांत, जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसमें सबसे अहम है मार्गदर्शक सिद्धांत। देखिए, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए घर बैठ के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए 6306344367 है, आप ऑनलाइन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। माने जो ज्ञान है वो स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ना, चार दीवारी के बाहर से जोड़कर पढ़ाना, ये सीटेट का पूछा हुबहू लाइन है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये सुनिश्चित करना। जो पढ़ाई हो वो रटने पर ना हो, वो शब्दावली ना हो, कंठस्थ करना ना हो, याद करना ना हो, रटना ना हो, दोहराना ना हो, उन्हें समझाना है। पाठ्यचर्या इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चौमुखी विकास माने चौतरफा विकास के अवसर मुहैया कराया जाए, बजाय कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर न रहे। मैंने उनको ये नहीं करना है कि बच्चे किताबों के इर्द गिर्द रह जाएं, वो पाठ्य पुस्तक पर ही रह जाएं। उन्हें उसके बाहर की दुनिया पे लेकर चलना है, बाहर की दुनिया से उन्हें जोड़ कर रखना है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधि जोड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे लाइन सीटेट के पूछे हुबहू लाइन है। माने परीक्षा कैसी हो, अधिक लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधि से उन्हें जोड़ कर रखना, रटने पर ना हो कि रट कर बच्चा जाए उत्तर बता दे, ऐसा न होने पाए। ठीक है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत एनसीईआरटी 2005 का महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। मेरी आदत पड़ गई प्रश्न कहने का। ठीक है, दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ेगी आप लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं होगा तो करिएगा। इंस्टाग्राम यूजर हैं तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी आप हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे भी कुछ अन्य तथ्य को देखेंगे। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हमें इस बात को अवगत कराती है कि पाठ्यचर्या में विस्तार करके इसमें ज्ञान, कार्य, शिल्प कला की विभिन्न परंपराओं को, समृद्ध विरासत को शामिल करना भी आवश्यक है। मतलब याद रखिएगा, इसमें केवल ज्ञान को नहीं रखना, पाठ्यपुस्तक को नहीं रखना है, ज्ञान, कार्य, शिल्प कला, विभिन्न परंपराओं को भी समृद्ध विरासत को सम्मिलित करना भी आवश्यक है।
विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर बल देना हाल ही में शिक्षा में हुए व्यवस्थागत सुधारों के कुछ प्रमुख कदम हैं। स्वीकृत पाठचर्या के सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी सीटेट की लाइन है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, माने जो बच्चे चीज़ें जानते हैं उन्हें उनकी तरफ ले जाना, जो नहीं जानते, जो वे नहीं पढ़े हैं। फिर मूर्त से अमूर्त की तरफ, माने उन्हें चीज़ों को दिखाकर, जैसे हम पेन दिखाकर पढ़ाते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन है, 2 पेन मिल गया, कितने पेन हो गए, बच्चा कहता है सर 5 पेन हो गए। तो पहले मूर्त वस्तु दिखाकर हम ज्ञान अर्जन कराते हैं, वस्तु हटा लेते हैं, बाद में क्या होता है, ज्ञान शेष बचता है। ये बातें आप जानते रहिएगा। और स्थानीय से वैश्विक की ओर बल मिलेगा, स्थानिक से उन्हें वैश्विक की ओर बल मिलेगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया ना, ये एनसीईआरटी का एनसीएफ 2005 है, जहाँ पे हर एक लाइन सीटेट में घुसा है, लेकिन उसे बाहर निकालना है, इसी में चतुराई है, यही सिलेक्शन का आधार है। तो एनसीएफ 2005 आपको हर हाल में पढ़ना होगा और एक विधिवत लेक्चर के रूप में पढ़ना होगा, जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर क्रमशः मिलता रहेगा। तो अभी तक अगर आपने पेड क्लास नहीं ज्वाइन किया तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको शॉर्ट में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, देखने मिलेगा सर इतने में कैसे होगा, लेकिन इतने में ही सेलेक्ट आप हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन सॉलिड चीज़ें पढ़नी है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज के सभी वर्गों के लिए समाहित कर पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करने की जाए। भारत विविध संस्कृतियों वाला समाज है, ये भी आप पता है, अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अनेक प्रादेशिक व स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को स्थिति व अवसर की समानता का आश्वासन देता है। सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना लोकतंत्र को दृढ़ करने के लिए अनिवार्य है। यहाँ तक आप महत्वपूर्ण बातें जानते रहिए। कार्य व विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान में निहित एक मूलभूत मूल्य है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका अर्थ है कि सभी संस्थाओं का आदर किया जाता है, लेकिन साथ ही भारतीय गणराज्य किसी भी आस्था को अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता, माने सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली, कुछ चीज़ें जानने को मिली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तर पर समाज के सभी वर्गों के लिए समाहित कर पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। भारत विविध संस्कृति वाला समाज है, जैसा आपको पता है, अनेक प्रादेशिक स्थानीय संस्कृति से मिलकर बना है, अनेकता में एकता है, ये भी आप जानते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों की स्थिति व अवसर की समानता का अवसर देता है, सभी को बराबर अवसर देता है, चाहे वो जिस धर्म के, जिस मजहब के हों। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना लोकतंत्र दृढ़ करने का अनिवार्य है। कार्य व विचार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में निहित है, ये एक मूलभूत मूल्य है। भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, माने भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान आदर करता है। इसका अर्थ है कि सभी आस्थाओं का आदर भारत में किया जाता है, लेकिन भारतीय गणराज्य किसी भी आस्था को विशेष अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है, इसको किसी को श्रेष्ठता नहीं मानता। हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, आपकी इच्छा, ठीक है। अब है गुणवत्ता के आयाम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुणवत्ता के आयाम। जब व्यवस्था प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने का प्रयास करती है तो गुणवत्ता का मुद्दा नई तरह की चुनौती प्रस्तुत करता है। श्री जेपी नायक ने समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्गह त्रिकोण बताया था। हाल ही में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट में व्यवस्थागत मानकों को गुणवत्ता संबंधित विमर्श के सटीक संदर्भ के रूप में देखती है। भौतिक संसाधन अपने आप में गुणवत्ता को घोतक नहीं माने जा सकते हैं, फिर भी सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में भौतिक संसाधनों की अत्यधिक दीर्घकालीन कमी, जिसमें मूल ढांचागत सुविधाओं की कमी भी शामिल है। हाल ही में एनपीई व इसमें चट्टोपाध्याय आयोग 1984, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, द्वारा अध्यापकों की भर्ती, परीक्षण व सेवा शर्तों के लिए सुझाए गए आवश्यक मानकों को हल्का करने का प्रस्ताव चिंताजनक है। तो यहाँ से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही था, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग को जानने योग्य है
कि ज्ञान की प्रकृति और बच्चों को अपने स्वभाव के बारे में मान्यताएं स्कूल की प्रकृति और उन पर रवैये व तरीक़ों को आकर देती है, जिन्हें अध्यापकों या एवं पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों तैयार करने वाले द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पाठ्यपुस्तकों में दूसरी सामग्री में जो जानकारी दी जाती है, उन्हीं चुनौतियों को बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। कहे तो आज राष्ट्र व मानवता के समझ मुँह बाएं खड़ी है। शिक्षा के समझ सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है। हमारे सहभागिता आधारित लोकतांत्रिक संविधान में प्रस्तावित मूल्यों को सुदृढ़ करना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने का अर्थ है कि हम गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में सुधार का केंद्रीय बिंदु बनाएं। यह आज तक महत्वपूर्ण था, जो मैं आपको व्याख्या के रूप में स्पष्ट कर दिया। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है तथ्यों को बार बार पढ़ना, तथ्यों को बार बार समझना, क्योंकि सिलेक्शन जो लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने देखा शिक्षा व्यवस्था इस समाज में अलग थलग होकर काम नहीं करती, जिसका यह एक भाग है। जातिगत, आर्थिक तथा स्त्री पुरुषों संबंध का पदानुक्रम सांस्कृतिक विविधता है। असमान विकास से जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, शिक्षा की प्राप्ति, स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है। हमारे यहाँ विभिन्न श्रेणियों के स्कूल, महंगे पब्लिक निजी स्कूलों से लेकर जहाँ चुनिंदा संभ्रांत शहरी अपने बच्चों को भेजते हैं। यदि मुफ्त शिक्षा का अर्थ शिक्षा से सभी प्रतिबंधों को हटाना समझा जाए, तो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के तहत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार सामाजिक नीतियों के अन्य क्षेत्रों की महत्ता बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे एक बात कह रहा है, हमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अन्य दृष्टिकोण से देखकर शिक्षा प्रणाली में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अनेकता में एकता का शिक्षा के माध्यम से मिसाल पेश करना चाहिए। भारत जिस लोकतांत्रिक देश की बात करता है, जिस प्रजातांत्रिक देश की बात करता है, जिस पथनिरपेक्षता की बात करता है, वह हमें बच्चों को जमीन पर लाकर दिखाना चाहिए। और उसके लिए हम प्राथमिक विद्यालय निःशुल्क शिक्षा का जो 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क बच्चों का जो शिक्षा का राइट है, उस राइट पर हम खरे उतार कर दिखा सकते हैं। इस प्रकार आज की जो सीरीज थी वो हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया एनसीएफ 2005 का। इसके बाद आगे हम लोग को जो पढ़ना है अगले लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पर दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, चाहे फेसबुक यूजर हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की सभी लिंक हमारे टेलीग्राम पे जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास एनसीईआरटी पैटर्न पर अगर नोट्स चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, सीटेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर, साइंस, सभी चीज़ें यहाँ पर, या आर्ट, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। केवीएस, डीएसएसबी, राज्य के टेट या अन्य भर्ती परीक्षाओं के नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उससे महंगी किताबें खरीदने से बेहतर और आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें। फ्री के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, जिसके लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपके मन में डाउट, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लाइव क्लास आपके लिए चल रही थी ई लर्निंग विद दुर्गेश की, एनसीईआरटी की एनसीएफ 2005 की एक बड़ी सीरीज चल रही है। बेशक बोरिंग होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। तो भैया सिलेक्शन के लिए अगर पढ़ रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहें और अपना बेस्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा और हो सके अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुँचाएगा। जय हिंद, जय भारत।